अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी हमेशा की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और कहानियाँ जब पसंद आए तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। तो नई कहानी का नाम है ख्वाबों की परी। ये भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, आयरा शाह की लिखी हुई। तो मैं शुरू करती हूँ। ख्वाबों की परी पार्ट 1। सुर्ख गुलाबों से सजी खूबसूरत सेज पर सुर्ख भारी काम से सजे शरारे में मलबूस 19 साला लड़की पर परियों सा रूप आया था। माँ ने कई बार नज़र उतारी, गर्ज ये कि जिस आँख ने उसे आज देखा उसमें सताइश ही छा गई। इसकी सखियों ने भी उसे खूब छेड़ा कि आज तो दूल्हे मियाँ के होश उड़े ही उड़े। ऐसा होना भी था, मगर इस लड़की की बातनी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके दिल में नई नवेली दुल्हन वाले जज्बात ना थे, बल्कि इसका जहन तेज़ी से कुछ सोचने में मगन था। एक नतीजे पर पहुंचकर वो अपने भारी काम से मज़ीद लहंगे को संभालती हुई खड़ी हुई और तेज़ी से सिंगार मेज़ के सामने आई। एक नज़र खुद पर डालने के बाद अपना जेवर उतारकर सिंगार मेज़ पर पटकने लगी, जिसके नतीजे में कुछ चूड़ियाँ ज़मीन पर बिखर कर टूट भी गई। आह, इंसान का दिल भी तो इन कांच की चूड़ियों जितना नाजुक होता है। ज़रा सी चोट पर यूं ही तो टूट कर बिखर जाता है, जैसे इस वक्त शीशे के सामने खड़ी इस नाजुक सी लड़की के साथ हुआ था। खुद को सारे जेवरात से आज़ाद करवाने के बाद बाथरूम की जानिब बढ़ी। कुछ वक्त के बाद वो सादा से कॉटन के गुलाबी लिबास में बाहर आई, एक हाथ में सुर्ख शरारा रोल की सूरत में पकड़ा हुआ था, जिसे गुस्से से एक कोने में फेंकने के बाद बिस्तर की जानिब बढ़ी। साइड टेबल से पानी का जग उठाकर बिस्तर की एक साइड भिगोने के बाद इत्मीनान से हाथ झाड़ती हुई बिस्तर की दूसरी जानिब दराज होकर लाइट ऑफ करके कंफर्टर मुंह तक लेकर सो गई। जबकि इस वसी व अरीज कमरे के कोने में पड़ा डिज़ाइनर लहंगा, जिसे कभी पहनने के वो भी का ख्वाब देखा करती थी, अपनी बेकदरी पर उठकर आंसू बहा रहा था। अब माजी। जोहा जोहा, कहाँ हो? मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ। जी मम्मा, आई अभी। सतवा नाक, बड़ी बड़ी शरारती आंखें, गुलाबी गाल, भरे भरे लब, मुनासिब कद की नाजुक सी लड़की ने सीढ़ियों से फलांगते उतरते हुए आवाज़ लगाई। आपने बुलाया मम्मा? जोहा ने किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए पूछा। कहाँ थी? मैं कब से आवाज़ दे रही थी। यकीनन लगी होगी उस मोबाइल में। अब जल्दी से सलाद बना। पता है ना, तुम्हारे बाबा सलाद के बगैर खाना नहीं खाते। नसीम बेगम ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर खुद ही सवाल जवाब करते हुए उसे हुक्म दिया। साथ ही इनके हाथ तेज़ी से रोटी बनाने में मसरूफ़ थे। जोहा ने उनकी बात सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाकर सलाद बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना भारी सी आवाज़ गूंजी। जोहा, बाबा। जोहा सब काम छोड़ छाड़ कर आवाज़ की जानिब लपकी। जोहा, आराम से। नसीम बेगम पीछे से हाँक लगाई। बाबा, मेरी आइसक्रीम लाए आप? उसने खुशी से लाउंज में मौजूद अपने बाप के गले लगते हुए पूछा। सॉरी बेटा, वो तो मैं लाना भूल गया, इजहार साहब ने अफसरदा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, नाराज़गी से कहती जोहा सोफे पर बैठ गई। फिर तो जो आइसक्रीम मैं लाया हूँ वो सारी अजान की। आप भी सोच रहे होंगे जान न पहचान किसके घर आई। मैं आपको चले तारुफ करवा देती हूँ। ये जो 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, इस पर ज़ियाउद्दीन मरहूम का नाम जाली हरूफ में दर्ज है। इस घर में इनके 2 बेटे रिहाइश पजीर हैं, बड़े बेटे अनवर साहब और छोटे बेटे इजहार साहब। अनवर साहब की 3 औलादें हैं। सबसे बड़े 25 साला फायज़, जो अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद आजकल हाउस जॉब में बिज़ी है। उनसे छोटे 21 साला माइज़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और सबसे छोटी 18 साला रिमशा, जो कि आजकल 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग होने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही है। इजहार साहब की 2 औलादें हैं। सबसे बड़ी जोहा, जो कि रिमशा ही की हम उम्र है और इसके साथ ही दाखिले की तैयारी कर रही थी और दोनों में खूब गाड़ी छनती है। और इससे छोटा अजान, जो कि मैट्रिक की तालिब इल्म है। नसीम बेगम और आयला बेगम अनवर साहब की ज़ौजा और रिवायती देवरानी जेठानी वाला रिश्ता न था। ये एक खुशहाल मुतवस्त
तबके से ताल्लुक़ रखने वाला घराना था जहाँ छोटी छोटी खुशियाँ ही इनके जीने की वजह थी। नसरीन रात के 2 बजे किचन में पानी पीने जा रही थी कि उन्होंने देखा कि जोहा के कमरे की लाइट जल रही थी। उन्होंने उसके कमरे में झांक कर देखा तो जोहा पढ़ने में मसरूफ़ थी। जोहा बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई अब। नहीं मम्मा, मुझे पढ़ना है। आपको पता है ना, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए कॉम्पिटिशन्स कितना टफ हो गया है, और डॉक्टर बनना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, तो उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। बेटा आपकी बात ठीक है, पर खुद को थकाओ मत, वरना बीमार पड़ जाओगी तो काम कैसे चलेगा। अच्छा मेरी प्यारी मम्मा, परेशान ना हो, बस 15 मिनट और फिर सो रही हूँ। चलो बस 15 मिनट और फिर सो जाना। नसीन बेगम उसे हिदायत करते हुए चली गई। उनके जाने के बाद उसने बाकी बचा हुआ काम निपटाया और अपनी किताबें समेटकर सोने के लिए लेट गई। मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों को आंखों में सजाए वो न जाने कब नींद की वादी में उतर गई। लेकिन कौन जाने कि इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस नाजुक सी लड़की को किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। ठा गोली की तेज आवाज इस खामोश जंगल की खामोशी को चीरते हुए दरख्तों पर मौजूद परिंदों, जो कि उसके शोर से नामानूस थे, कि इनको घोंसलों से उड़ा गई थी। वो साई, वाह साई वाह, आपसे अच्छा निशाना इस पूरे गांव में तो क्या, आसपास के किसी गांव में कोई नहीं लगा सकता। बख्शो ने हाथ जोड़कर खुशामदी अंदाज में अपनाया। इस सुनहरी आंखों वाले शहजादे की गहरी मूछों तले दबे अनाबी लब मुस्कुराए थे। ऐसे तारीफी जुमले सुनने का वो आदी था। 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिस्म, लंबी मगरूर सी नाक, अनाबी लब, सुनहरी आंखें, वो ऐसा था जो एक बार देखे दोबारा देखने पर मजबूर हो जाए। वाइट कॉटन के कल्फ लगे सूट में उसका सरापा नुमाया था, जिसको सिंधी अजरक ने 4 चांद लगा दिए थे। साई आगे का क्या इरादा है? बख्शू ने दावर से पूछा। अल्लाह डन्नो से कहो गाड़ी तैयार करे हवेली के लिए। दावर ने हाथ में पहनी हुई कीमती घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। जो हुक्म साई। बख्शू हाथ जोड़कर कहता हुआ पलट गया। गाड़ी के हवेली में जाकर रुकते ही एक मुलाजिम भागता हुआ आया और दावर की जानिब का दरवाज़ा खोला। एक शान से वो शहजादा गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ा। रास्ते में आने वाले मुलाजमों के सलाम के जवाब सर के इशारे से देता हुआ हवेली में दाखिल हुआ और सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी हुई थी। दावर उनको सलाम करता हुआ उनके दोनों हाथ अपनी आंखों से लगाकर उनके सामने बैठ गया। इन खातून की आंखों की चमक दावर को देखकर बढ़ गई। उन्होंने उसके सलाम का जवाब देकर आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। कैसी है अम्मा साई आप? दावर ने पूछा। वो औरत कैसी हो सकती है जिसका जवान बेटा होते हुए भी वो पोता पोती भी नहीं खिला सकती? गुलजार बेगम ने नाराज़गी से भरपूर लहजे में जवाब दिया। ओ मेरी प्यारी अम्मा साई, हो जाएगी शादी भी, इतनी भी क्या जल्दी है? दावर ने हल्के फुल्के अंदाज में बात को टालते हुए कहा। ये जल्दी है तो फिर देर क्या होगी? गुलजार बेगम ने कहा। 32 का हो गया अब, क्या बूढ़ा होकर शादी करेगा? आज ऐसा लग रहा था गुलजार बेगम इससे हाँ करवा कर ही मानेगी। अच्छा अम्मा साई, कर लूँगा, बस थोड़ा सा टाइम और। बस अब और कोई टाइम नहीं, गुलजार बेगम ने उसकी बात काट कर बोला। अम्मा साई बस थोड़ा सा टाइम और, जहाँ इतना टाइम दिया वहाँ थोड़ा सा और दे दो। दावर बोला। ठीक है, 6 माह, बस 6 माह का टाइम है तुम्हारे पास, इसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, गुलजार बेगम हतमी अंदाज में बोली। दावर ने उनके हाथ चूमे और कहा। शुक्रिया अम्मा साई, अब भूख लग रही है, चले खाना खाएं। हाँ मैं खाना लगवाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। मम्मा मैं ऊपर रिमशा से नोट्स लेकर आ रही हूँ, जोहा मिशा बेगम को बताकर ऊपर चली गई। ऊपर पहुंचकर उसने रिमशा को 2-3 आवाज़ें लगाई। कोई जवाब ना पाकर वो इसके कमरे की तरफ बढ़ी कि सामने से उजलत में आते फायज से ज़ोरदार तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में वो ज़मीन बोझ होती जाती कि फायज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों हाथ इसके कमर के गिर्द बांधे मदहोश सा उसके चेहरे को तक रहा था कि जोहा की आवाज़ से होश की दुनिया में वापस लाई। फायज़ भाई छोड़े मुझे। यार भाई बोलना लाजमी है, झंझला कर गोया हुआ। क्यों फायज़ भाई, रिमशा भी तो आपको भाई ही बोलती है। क्या मैं आपके लिए रिमशा जैसी नहीं हूँ? अरे तुम मेरे लिए क्या हो और क्या नहीं, इस बात को फिर किसी वक्त के लिए उधार छोड़ो। फिलहाल ये बताओ, आज इस चांद ने हमारे घर का रुख कैसे कर लिया? फायज़ ने पूछा।
अरे हाँ, वो फ़ायज़ भाई, मैं वो रिमशा से नोट्स लेने आई थी, कहाँ है वो? ज़ोहा ने पहले सर पर हाथ मारकर उसके सवाल का जवाब दिया, फिर इससे सवाल किया। रिमशा और मम्मा तो मार्केट गए हैं, फ़ायज़ ने बताया। चलो फिर मैं चलूँ, रिमशा आएगी तो फिर ले जाऊँगी नोट्स। ये कहकर वो जाने लगी। अभी वो मुड़ी ही थी कि फ़ायज़ ने उसका हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा और थोड़ा करीब होकर गंभीर लहजे में बोला, कभी घड़ी दो घड़ी हमसे भी बात कर लिया करो। ज़ोहा ने घबरा कर उससे हाथ छुड़ाया। वो मम्मा मुझे आवाज़ दे रही है, ये कहकर तकरीबन भागते हुए वो नीचे चली गई। पीछे खड़े फ़ायज़ ने मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरा। ज़ोहा नीचे आकर बगैर इधर उधर देखे सीधी अपने कमरे में चली आई। दरवाज़ा बंद करके उससे टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो बच्ची नहीं थी जो फ़ायज़ की नज़रों में मचलते पैगाम को ना पढ़ पाए। वो फ़िलहाल इन चीज़ों से दूर रहना चाहती थी। हवास थोड़े बहाल होने पर वो बेड पर आकर बैठकर अपनी बुक्स खोलकर पढ़ने लगी, क्योंकि जो भी था इसकी पहली तरजीह इसके ख्वाब ही थे। पर कौन जाने आगे जाकर ज़िंदगी इसके लिए क्या सौगात लाने वाली थी। फ़ायज़ अपने कैबिन में बैठा किसी मरीज़ की फ़ाइल स्टडी कर रहा था कि एक धाड़ के साथ दरवाज़ा खुला। आने वाले के अंदाज से वो पहचान गया कि कौन होगा। काम के टाइम क्यों नाजिल हो गए हो सर पर मेरे? वो सर उठाए बगैर बोला, यार वो असल में ना मेरी मंगनी हो रही है। पहले तो फालतू लोगों को बुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर तेरी इस मिस्कीन सी सूरत पर रहम आ गया, इसीलिए दावतनामा लेकर आया हूँ। और हाँ, अब एक अहम बात, बगैर गिफ्ट के आना ममनू है। मेरे पहरेदार सिर्फ उसी को अंदर आने देंगे जिसके हाथ में गिफ्ट होगा। जावर जवार ने तकरीर के से अंदाज में बात मुकम्मल की। हो गया तेरा, तो इनविटेशन कार्ड यहाँ रख और तशरीफ़ ले जा। मैं मसरूफ़ हूँ अभी। उसने अभी अभी नज़र उठाकर नहीं देखा था। जवार अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसकी सारी फाइल्स बिखेर कर चला गया। जवार और फाइज बचपन से साथ थे, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी साथ ही थे और अब जॉब भी साथ कर रहे थे। उनकी दोस्ती मिसाली थी। अचानक अपने गले पर दबाव महसूस करके उसकी आंख खुली। खुद पर झुके खौफनाक शक्ल का मास्क पहने वजूद को देखकर जो हल्के हल्के उसका गला दबा रहा था, इसकी फलक शगाफ चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और रिमशा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उसने आहिस्ता से आंखें खोली। आंख खोलते ही सबसे पहले उसने रिमशा को देखा। इसके बाद नज़र घुमाने पर उसके बाबा हाथ में केक लिए खड़े हुए दिखाई दिए। इनके बराबर में अजान, जो खौफनाक शक्ल वाला मास्क लिए खड़ा था। पूरे कमरे में नज़र दौड़ाने पर पता चला कि इसका पूरा ख़ानदान इसे बर्थडे विश करने के लिए इसके कमरे में मौजूद था। वो एकदम से अजान को मारने के लिए लपकी कि इजहार साहब ने केक टेबल पर रखकर उसे काटने के लिए बुला लिया। सबकी तालियों के शोर में उसने केक काटा और सबसे पहले इजहार साहब को खिलाया, फिर नसीन बेगम को और फिर बारी बारी सबको। जब फ़ायज़ को खिलाने की बारी आई तो उसने आंखों में मानी खेजी से चमक लिए उसका हाथ पकड़कर केक खाया और नामहसूस अंदाज में उसकी उंगलियों को अपने लबों से छुआ। किसी और ने महसूस किया हो या ना किया हो, जोहा ने महसूस करके हाथ फौरन खींचा। उसकी इस हरकत से फ़ायज़ के लबों पर मुस्कुराहट उभर गई। सब उसको बारी बारी तोहफे दे रहे थे कि रिमशा की बात पर सारे फ़ायज़ की तरफ तवज्जो हुए। अरे फ़ायज़ भाई, आप जोहा के लिए गिफ्ट नहीं लाए? फ़ायज़ ने अफसरदा सी शक्ल बनाते हुए जवाब दिया। गिफ्ट? ओह, वो तो मैं लाना भूल गया। कोई बात नहीं, तुम आ गए, हमारी खुशी में शामिल हो गए, हमारे लिए यही बहुत है। जवाब इजहार साहब की जानिब से आया। जी जी फ़ायज़ भाई, कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए तो। जोहा ने भी बाप की तायद की। फिर एक एक करके सब इसके कमरे से चले गए। जब सबके जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठकर सबकी मोहब्बतों के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी कि उसे लगा कि इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो इसे अपना वहम जानकर नज़रअंदाज कर गई, पर दोबारा दस्तक होने पर उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन? तो जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ फ़ायज़। उसने दरवाज़ा खोला तो फ़ायज़ ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फ़ायज़ भाई, आप इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है? जोहा ने पूछा। हाँ, वो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देने आया था। पर वो तो आप लाना भूल गए थे ना? पागल हूँ मैं, तुम्हारा बर्थडे कभी लाना भूल सकता हूँ क्या? फ़ायज़ ने उसकी सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, वो तो बस मैं तुम्हें कुछ अलग अंदाज में देना चाहता था। पर फिर अपने ट्राउज़र की जेब में से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाल कर उसके सामने किया। ये क्या है?
जोहा ने इसके हाथ से डिब्बी लेते हुए कहा। खोल कर देखो। जोहा ने खोल कर देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत सी सोने की अंगूठी जगमगा रही थी। ये मेरे लिए? जोहा ने इसकी तरफ बेयकीन नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर ये तो बहुत महंगी है। सॉरी फायज़ भाई, मैं इसे नहीं रख सकती। जोहा ने अंगूठी की डिब्बिया उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। मेरे तोहफे की कोई हैसियत नहीं तुम्हारी नज़र में? यानी ये है मेरी औकात कि तुम मेरे लाए हुए तोहफे को कबूल भी नहीं कर सकती? मेरा वो मतलब नहीं था फायज़ भाई, जोहा जल्दी से बोली। तो फिर ये रखो तुम। पर जोहा मिनमिनाई। पर कुछ नहीं, बल्कि लाओ ये मुझे दो। फायज़ ने उसके हाथ से अंगूठी लेकर उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना दी और एक नज़र जोहा पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जोहा जोहा जोहा, रिमशा एक ही सांस में उसको आवाज़ देती हुई कमरे में दाखिल हुई। हाँ कहो, जोहा ने किताबों में मुंह दिए हुए ही उसे जवाब दिया। यार बात तो सुनो मेरी, रिमशा ने उसकी किताबें एक तरफ करके खुद उसके सामने बैठते हुए कहा। यार हम इतने दिन से घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो बोर हो गई। तो फायज़ भाई के एक दोस्त की मंगनी का इनविटेशन आया है, उन्होंने हमें भी चलने का कहा है। तो मैं तुमसे पूछने आई थी कपड़े कौन से पहन कर चले। नहीं रिमशा, मैं तो नहीं जाऊंगी, जोहा ने इनकार किया। यार कुछ नहीं होता, एक दिन की तो बात है, तुम एक रात ज़्यादा जाग कर पढ़ लेना, बैलेंस हो जाएगा। रिमशा समझी जोहा अपनी पढ़ाई की वजह से मना कर रही है, पर ऐसा ना था। वो असल में फ़ायज़ के साथ कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फ़ायज़ की बदलती नज़रें और अंदाज उससे परेशान कर रहे थे। नहीं रिमशा, तुम चली जाओ, मेरा मूड नहीं है। जोहा ने फिर इनकार किया। मूड वूड को छोड़ो, वो खुद ही अच्छा हो जाएगा, वहाँ जाकर खुद ही बन जाएगा। अरे पूछो तो सही, मंगनी किसकी है और कहाँ है? कहाँ? जोहा ने बेदिली से पूछा। अरे वो फायज़ भाई के नाजवार दोस्त है ना, जवार भाई, उनकी मंगनी का फंक्शन है। और यू नो व्हाट, गाँव का फंक्शन है। आज से पहले हमने गाँव का कोई फंक्शन भी अटेंड नहीं किया, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फंक्शन अटेंड करने के लिए। चलो ना प्लीज़, चलो ना, मेरे लिए चलो। वो जो मना करने वाली थी, रिमशा के इतने सारे इसरार करने पर जहन से सारी सोचों को झटक कर जाने के लिए मान गई। अब दोनों सर जोड़कर फंक्शन में पहनने वाले कपड़ों को डिस्कस करने लगे। दावर दावर जो इजलत में अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, गुलजार बेगम की आवाज़ पर उनकी तरफ मुड़ा। जी अम्मा साई बोले। दावर सारी तैयारियां मुकम्मल है ना, देखो कोई कमी ना रह जाए। गुलजार बेगम मुतफक्किर सी बोली। अम्मा साई कैसी बातें कर रही है आप, मेरी लाडली बहन की मंगनी है, भला मैं कोई कमी रहने दे सकता हूँ? दावर ने कहा। मुझे पता है बेटा, पर बेटी की माँ हो ना, परेशानी हो जाती है। गुलजार बेगम ने जवाब दिया। अम्मा साई आप टेंशन ना ले, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। दावर ने उन्हें तसल्ली दी। इंशाअल्लाह। और तुम जाकर जल्दी से मिशल, दावर की बहन, को पार्लर से ले आओ। पहले ही तुम्हारे बाबा इतनी मुश्किल से पार्लर जाने की परमिशन दी थी, अगर देर हो गई तो वो गुस्सा करेंगे, और तुम तो जानते हो उनके गुस्से को। गुलजार बेगम परेशानी से गोया हुई। जी अम्मा साई, मैं तैयार हो जाऊं, फिर जा रहा हूँ, आकर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। वैसे बाबा साई है कहाँ? दावर ने उन्हें जवाब देते हुए फिर से सवाल किया। वो भी तैयार होने गए हैं, अब तुम भी देर ना करो, गुलजार बेगम ने जवाब देते हुए उसे हिदायत की। जी अम्मा साई, ये कहकर दावर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और गुलजार बेगम भी मुलाजमों से कहकर बकिया काम ख़त्म करवाने लगी। जोहा, अगर तुम तैयार हो तो चले, फायज़ भाई बाहर वेट कर रहे हैं। रिमशा जोहा के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ मैं तैयार हूँ, जोहा कान में झुमका डालती हुई बोली। अरे अरे जोहा, थोड़ा रहम, क्यों लोगों को कत्ल करने पर तुली हुई हो तुम? रिमशा ने उसके गले में बाहें डालते हुए उसे छेड़ा। ब्लैक कलर की घुटनों तक आती अंगरखा फ्रॉक, ब्लैक पजामा और ब्लैक ही बड़ा सा दुपट्टा, एक कंधे पर डाले लंबे खुले बाल, दूधिया सफ़ेद पाँव में ब्लैक खसे पहने, नफासत से किए मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी। कम तो तुम भी नहीं लग रही, जोहा ने रिमशा को कहा, जिसने बिल्कुल जोहा जैसी ड्रेसिंग की हुई थी, बस कपड़ों का कलर मुख्तलिफ था। जोहा के ब्लैक जबकि रिमशा के वाइट थे। वो दोनों बचपन ही से सेम ड्रेसिंग करती आई थी। रिमशा भी इन कपड़ों में बहुत जच रही थी। अभी वो बातों में मसरूफ़ थी कि नसीन बेगम आई और बोली, लड़कियों जल्दी करो, फायज़ गुस्सा हो रहा है। ओह नो, रिमशा सर पर हाथ मारती हुई बोली। फायज़ भाई ने मुझे तुम्हें लाने भेजा था और मैं बातों में लग गई। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ, कहकर जल्दी से बाहर भागी। जोहा ने भी जल्दी से बालों में ब्रश फेरा। अम्मी मैं जा रही हूँ, कहकर बाहर की जानिब भाग गई।
आराम से जोहा, इन दोनों का पता नहीं क्या बनेगा। जोहा भागती हुई आई और बैक डोर खोलकर गाड़ी में बैठ गई और बोली, चले फायज भाई। फायज ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो नज़र झुकाना भूल गया और यकटक उसे देखने लगा कि आगे बैठी रिमशा ने उसका कंधा हिलाया और कहा, चले भाई। हाँ हाँ हाँ। फायज हड़बड़ाकर होश में आया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जोहा भी सर झटक कर बाहर दौड़ते मनाजिर की तरफ मुतवज्जा हो गई। दूसरी तरफ दावर मिशेल को पार्लर से हवेली लेकर आ गया था। इसे इसके कमरे में बिठाकर कमरे से जाने लगा तो वो इससे लिपट कर ज़ारो कतार रोने लग गई। मिशेल, मेरी जान, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो पागल? आज सिर्फ मंगनी है, तुम्हारी रुखसती नहीं। शाबाश, चुप हो जाओ। वो उसे पुचकारते हुए बोला, भाई मुझे नहीं करनी कोई मंगनी। मिशेल रोते रोते बोली। अरे क्यों नहीं करनी? दावर ने पूछा। क्योंकि आप लोग मुझे खुद से दूर कर देंगे। चलो तुम्हारे लिए घर जमाई रख लेंगे, तुम्हारे वाला तो ये भी कर लेगा। बस बाबा साई को राजी करना तुम्हारा काम है। वो उसे छेड़ते हुए बोला। भाई, मिशेल चिल्लाकर बोली। अच्छा अब रोना बंद करो, इतने पैसे खर्च करके तुमको खूबसूरत बनवाया था, रो रो कर सारा मेकअप धो दोगी और वापस तुम्हारा चुड़ैल वाला रूप बाहर आ जाएगा। जाए भाई, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मिशेल नरूठेपन से बोली। अच्छा अच्छा, सॉरी, नाराज मत हो। दावर उसे मनाने लगा। जाइए, माफ़ किया, क्या याद रखेंगे। मिशेल एहसान करने वाले अंदाज में बोली। अच्छा मैं जाकर काम देखूं, वरना बाबा साई मुझे उल्टा लटका देंगे। दावर उसे हंसाने की खातिर बोला, और वरना सफदर अली शाह की जान थी अपने बेटे में। बचपन में अगर इसे छींक भी आ जाती तो वो डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देते। जिस चीज़ पर वो हाथ रखते वो उसे दिलाना अपना फ़र्ज समझते थे। पर इन सब आसाइशों के बावजूद भी वो बिगड़ा नहीं था। इसमें रिवायती जागीरदारों वाली कोई बात ही नहीं थी। उसने हमेशा औरतज़ात की इज्जत की थी। पर वो नहीं जानता था कि उसके बाप की मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाने वाली थी। जोहा, यहाँ सब अरेंजमेंट कितनी अच्छी की गई है। देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये किसी गांव का फंक्शन है। रिमशा खोए हुए अंदाज में बोली। फंक्शन हवेली के लॉन में मुनक्किद किया गया था। पूरा निहायत ही खूबसूरती से फूलों से सजाया गया था। जा बजा लगी स्पॉटलाइट से रात दिन की रोशनी में तब्दील हो गया था कि जोहा ने इसके बाजू पर चुटकी भरी। आह जोहा, क्या कर रही हो? उसने अपना बाजू सहलाते हुए कहा। तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि ये वाकई गांव का ही फंक्शन है। क्या यार, तुम भी। अभी अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि जोहा इसकी बात काटते हुए बोली, यार फायज भाई तो हमें यहाँ छोड़कर अपने दोस्त के साथ मसरूफ़ हो गए हैं और हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो, पर जोहा ये गांव है, यहाँ मिक्स गैदरिंग ममनू है, इसीलिए तो हमें भाई यहाँ लाए हैं। अभी वो बातों में मसरूफ़ थी कि एक बावकार सी खातून उनके नज़दीक आई और उनसे पूछा, आप दोनों गालिबन फ़ायज़ की बहनें हैं ना? जी, जोहा ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं जवार की माँ हूँ, जवार की वालिदा हूँ। आइए मैं आपको जवार की होने वाली बीवी से मिलवाऊँ। ये कहकर वो उनको हवेली की जानिब लेकर बढ़ गई। वो उनको लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से होकर अंदर की जानिब बढ़ रही थी। आगे आगे नजमा बेगम जवार की वालिदा चल रही थी। रास्ते में इनको बहुत सी मुलाजमाएँ काम करती हुई नजर आई। रिमशा, ये हवेली है या कोई महल? जोहा ने रिमशा के कान में सरगोशी की। मुझे तो लग रहा है भूल भुलैया है कोई, मुझे तो रास्ता भी याद नहीं हुआ एक दफ़ा में। रिमशा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले जोहा जवाब देती, नजमा बेगम एक कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। ये जवार की मंगेतर है मिशेल, और मिशेल ये जो जवार का शहर वाला दोस्त है ना फायज़, उसकी बहनें हैं। नजमा बेगम ने बेड पर बैठी खूबसूरत सी लड़की से इनका तारुफ करवाती हुई बोली, जो पिस्ता रंग की मैक्सी जेब तन किए हुए थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जोहा और रिमशा ने मिशेल से मुसाफिहा किया और फिर वो लोग बातों में मसरूफ़ हो गई। मिशेल एक जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की थी। जल्द ही इनकी दोस्ती हो गई और वो यूं तीनों बातें करने लगी जैसे पता नहीं कब से एक दूसरे को जानती हो। नजमा बेगम उन्हें बातें करता हुआ छोड़कर बाहर मेहमानों के पास चली गई। दावर हवेली के अंदर किसी काम से दाखिल हुआ कि गुलजार बेगम ने उसे आवाज़ दी। दावर, जी अम्मा साई, कोई काम है क्या? दावर ने पूछा। अरे तुम काम वगैरह को छोड़ो और मेरे साथ आओ। वाह, वो उसका हाथ पकड़कर हवेली के अंदर ले जाने लगी। अरे अम्मा साई, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? दावर ने पूछा। नज़र उतारने के लिए। आज तो मुझे लग रहा है मेरी ही नज़र लग जाएगी तुम्हें, और बाहर तो फिर बहुत से हासिद मौजूद है। गुलजार बेगम ने जवाब दिया। अरे अम्मा साई, अब ऐसा भी कोई शहजादा गुलफाम नहीं लग रहा मैं, दावर ने कहा।
हालांकि आज सियाह शलवार कमीज पर स्किन कलर की शॉल लिए वो सब मर्दों में नुमाया था। अच्छा, अब नज़र तो उतर गई, जाओ जाकर मिशल को ले आओ। गुलजार बेगम ने उसकी नज़र उतारने के बाद कहा। जी बेहतर अम्मा साई, आप चले, मैं मिशल को लेकर आता हूँ। दावर उन्हें जवाब देता हुआ मिशल के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दस्तक दी और बाएं जानिब देखता हुआ दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। अभी वो तीनों बातों में मसरूफ़ थी कि मिशल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जोहा प्लीज़ तुम देख लो कौन है दरवाजे पर, मिशल जोहा से बोली। तो इसमें प्लीज़ की क्या बात है, तुम वैसे ही बोल दो, मैं खोल दूंगी दरवाज़ा। जोहा उठकर दरवाजे की जानिब जाती हुई बोली और दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसे लगा इसके आसपास के सारे मनाजिर रुक गए हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सारे मनाजिर रुक गए हैं। इसकी बरसों की तलाश इसके सामने खड़ी इस छोटी सी लड़की पर आकर ख़त्म हो गई है। वो यकटक उसे देखे जा रहा था। उसे खुद को इस तरह तकता पाकर जोहा ने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से मिशल की आवाज़ आई। अरे दावर भाई, आप वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। मिशल की आवाज़ से वो होश की दुनिया में वापस लौट आया। हाँ हाँ आया। जोहा एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया। उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाया। जोहा भी कमरे में एक जानिब रखे सोफे पर बैठ गई। दावर मिशल के करीब पहुंचकर बोला, अम्मा साई तुम्हें बुला रही है, आप चले, हम मिशल को लेकर आते हैं। जवाब रिमशा की जानिब से आया। ठीक है। वो रिमशा के सर पर हाथ रखते हुए बोला और एक भरपूर नज़र जोहा पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। ठरकी, छिचोरा, नज़रबाज। जोहा उसको दिल ही दिल में मुख्तलिफ अलकाबा से नवाजती हुई बेड पर बैठी रिमशा और मिशल की जानिब बढ़ गई। चलो बाहर चलने से पहले सेल्फी हो जाए। जोहा उनके करीब पहुंचकर बोली। हाँ क्यों नहीं, रिमशा ने जवाब दिया और तीनों सेल्फी के लिए पोज करने लगी। मिशल को बाएं जानिब से रिमशा और दाएं जानिब से जोहर ने थाम कर बाहर ले आई। अभी उन्होंने लॉन में कदम रखा ही था कि इन पर फूलों की बारिश होने लगी। सारे कैमरों का रुख उनकी जानिब हो गया। दावर ने आगे बढ़कर दाएं जानिब से मिशल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थामकर उसे स्टेज पर पास लेकर गया और इसका हाथ स्टेज पर मौजूद जवार के हाथ में दे दिया। जवार ने उसे ऊपर स्टेज पर ले जाकर बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ सीट पर बैठ गया। फिर इसके बाद दो मुलाजमाएं फूलों से सजे थाल में अंगूठियां रखकर ऊपर स्टेज पर ले गई। एक ने जवार को अंगूठी दी और दूसरी ने मिशल को। इसके बाद सबकी तालियों के शोर में उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब घर वालों ने दोनों को बारी बारी प्यार दिया और उसके बाद जवार उठकर मर्दों वाली साइड चला गया। इसके जाने के बाद वो दोनों स्टेज पर बैठी मिशल के पास जाकर बैठ गई और उसे मुबारकबाद देने लगी। नजमा, ये मिशल के साथ दो बच्चियां कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें, गुलजार बेगम ने पूछा। अरे वो अपने जवार का शहर वाला दोस्त है फायज़, उसकी बहनें हैं, आइए आपको मिलवा दूँ। नजमा बेगम उनकी बात का जवाब देकर उन्हें लेकर स्टेज की जानिब बढ़ गई। दावर भाई कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे, फायज़ ने जवार से पूछा। यार आज सारे इंतजामात उन्हें ही देखने पड़ रहे हैं तो मसरूफ़ होंगे कहीं, वो देखो वो आ रहे हैं सामने से। जवार सामने की तरफ इशारा करता हुआ बोला। दावर भाई, जवार ने आवाज़ लगाई। हाँ बोलो, क्या काम है। अरे फायज़ कैसे हो तुम, दावर उनकी तरफ आता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ, अभी जवार से आप ही के बारे में पूछ रहा था, फायज़ ने जवाब दिया। हाँ बस आज कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, दावर ने कहा। जवार का ये पोलाइट सा कज़िन फायज़ को भी बहुत पसंद था, जिसमें गुरूर नाम को नहीं था। वो भी जवार की तरह इसकी दिल से इज्जत करता था। जोहा, रिमशा, इनसे मिलो, ये मिशल की माँ और जवार की ताई। नजमा बेगम ने स्टेज पर पहुंचकर इनका तारुफ गुलजार बेगम से करवाया। दोनों ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। गुलजार बेगम ने दोनों को बारी बारी गले लगाकर प्यार दिया। इसी असना में रिमशा का मोबाइल बजा। उसने देखा तो फायज़ का मैसेज था, वो उन्हें बाहर बुला रहा था। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं, फायज़ भाई बुला रहे हैं, रिमशा बोली। तो गुलजार बेगम ने कहा, बेटा थोड़ी देर और रुक जाती, हमें अच्छा लगता। आंटी फिर कभी, अभी देर हो रही है, वैसे हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, जोहा ने मतानत से जवाब दिया। बेटा हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई, गुलजार बेगम बोली। अच्छा अब हम चलते हैं, आप भी आइएगा हमारे घर, जोहा ने उन्हें दावत दी। जी ज़रूर बेटा। फिर वो सब से मिलकर बाहर गाड़ी में आकर बैठ गई, जहाँ फायज़ इनका इंतज़ार कर रहा था।
कितनी अच्छी बच्चियाँ थीं, घुलने मिलने वाली, लगता है बहुत अच्छे हाथों में तरबियत हुई है इनकी, वरना आजकल के शहरी बच्चों को तो जैसे भूल ही गया है बड़ों का अदब व एहतराम। गुलजार बेगम उनके जाने के बाद कहने लगी। कह तो आप सही रही है, नजमा बेगम ने भी उनकी तायद की। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। गुलजार बेगम दुआ देते हुए बोली, आमीन। जवाबन नजमा बेगम ने भी कबूलियत की दुआ बख्शी। यार कितने अच्छे लोग थे, लग ही नहीं रहा था हम पहली बार मिले हैं। स्पेशली गुलजार आंटी कितनी पोलाइट खातून थी। गाड़ी में रिमशा की आवाज़ गूंजी। गुलजार आंटी के नाम पर इसके जहन के पर्दे पर दावर की तस्वीर लहराई। ये जागीरदार होते ही ठरकी है, अपने पैसे का कुछ ज़्यादा ही घमंड होता है इन्हें। वो अपनी सोचों में मसरूफ़ थी कि पीछे मुड़कर रिमशा इसका हाथ हिलाया। कहाँ खोई हो जोहा, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वो हड़बड़ाकर अपनी सोचों से बाहर निकल आई और बोली, हाँ मुझे भी गुलजार आंटी बहुत पसंद आई। हाँ, और उन्हें तुम जिस तरह से तुम्हें देख रही थी, लगता है तुम्हें अपनी बहू बनाकर ही छोड़ेंगी। रिमशा ने उसे छेड़ा। इससे पहले जोहा कोई जवाब देती, फायज़ ने उसे डांट कर चुप करा दिया। रिमशा, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। फायज़ ने इतने गुस्से से रिमशा को डांटा था कि वो आगे से कुछ भी बोल ना पाई। रिमशा की बात ने फायज़ का मूड बहुत बुरी तरह ऑफ कर दिया था। बाकी का सारा रास्ता तीनों ने अपनी सोचों में मगन गुजारा। फायज़ इस बात पर कुढ़ता रहा कि वो उसे वहाँ लेकर ही क्यों गया था। रिमशा यही सोचती रही कि उसने ऐसा भी क्या कह दिया जो फायज़ इतना गुस्से में आ गया, जबकि जोहा की सोचों का महूर दावर अली शाह की ज़ात थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या रिमशा की शादी दावर से होगी या रिमशा की शादी फायज़ से होगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।